Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss about the topic antiplatelets drugs के antiplatelets drugs क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. ओके तो एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स आर दोज ड्रग्स दे मेनली इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन. ये प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को रोकते हैं. हमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये प्लेटलेट्स किल नहीं करते हैं प्लेटलेट्स को, बल्कि क्या करते हैं, प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को रोकते हैं. प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन रोकने से फ़ायदा क्या है, जैसे हमारे बॉडी में कहीं भी कट लगा, कहीं वेसल इंजरी होता है, तो वहाँ पर प्लेटलेट्स एग्रीगेट करते हैं, जमा होते हैं, और फिर ये कोगुलेशन कैस्केड प्रोसेस चलता है, और वहाँ पर फिर फाइब्रिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो आके यहाँ पर एडहेयर करके और क्या करता है, क्लॉट का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे. ठीक है, तो ये मेनली प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोक के क्या करते हैं, क्लॉट के फॉर्मेशन को रोकते हैं, जिसको थ्रोम्बस फॉर्मेशन हम बोलते हैं. क्लियर है. अब देखिए ये मेनली आर्टरियल सर्कुलेशन में इफेक्टिव होते हैं. क्यों? देखिए वेन्स में क्या होता है, ब्लड का फ्लो स्लो होता है, जिसकी वजह से मेनली जो क्लॉट में जो मेनली रहता है वो फाइब्रिन रहता है. तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एंटीकोगुलेंट ड्रग यूज़ करते हैं. लेकिन आर्टरीज में मेनली जो क्लॉट फॉर्मेशन होता है उसमें मेन पोर्शन जो रहता है ये प्लेटलेट्स रहता है. इसीलिए हम इसमें आर्टरीज में अगर कोई थ्रोम्बस होने का चांसेस रहता है, क्लॉट होने का चांसेस रहता है, तो उसमें हम एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था. अब दूसरा क्या रहता है, ये दे आर यूज ओनली प्रोफाइलेक्सिस ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर. मतलब कि कोई थ्रोम्बस मतलब क्या होता है, क्लॉट होता है, एम्बोलिक मतलब ब्लॉकेज. जैसे ये अगर वहाँ से डिटैच होकर थ्रोम्बस कहीं पर जाके ब्लॉकेज कर सकता है किसी भी आर्टरीज में, तो इसको हम थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर बोलते हैं. तो उससे बचने के लिए यूज करते हैं ताकि क्लॉट का फॉर्मेशन ही ना हो और कहीं पे ब्लॉकेज भी ना हो. ठीक है, तो अब देखते हैं नॉर्मली प्लेटलेट जब एक्टिवेट होता है और उसका एग्रीगेशन कैसे होता है हमारे बॉडी में. ये नॉर्मल फेनोमेना पहले हम इसको समझ लेते हैं, ताकि इसको समझ उसके बाद हमें जो एंटीप्लेटलेट्स ड्रग है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने में आसानी होगा. तो नॉर्मली देखिए ये एक ब्लड वेसल्स दिखाया गया है, इसमें ये आरबीसीज है और ये आपका जो ग्रीन सर्किल में है ये सारे प्लेटलेट्स है. तो नॉर्मली हमारा वेस्कुलर एंडोथेलियम यानी जो इनर सेल जो रहता है, ये जितने सेल हैं वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल जो रहते हैं, ये क्या करते हैं, ये नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन का रिलीज करते हैं. प्रोस्टासाइक्लिन ये प्लेटलेट्स को एक्टिवेट होने से रोकता है और एग्रीगेट होने से रोकता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, डायलेशन में हेल्प करता है. अब कहीं पे कट लगता है, जैसे कहीं पे वेसल्स में कहीं इंजरी हो गया, जैसे देखिए यहाँ पर ये कट लगा, ये जो पोर्शन दिखाया जा रहा है, यहाँ पर कोई डैमेज हुआ या कोई कट लगा है. ठीक है, तो यहाँ पर जब कट होता है तो सबसे फर्स्ट में तो ये हुआ कि यहाँ जो वेसल्स का कोलाजन, देखिए इसको इनलार्ज करके यहाँ पर दिखाया गया है कि कोलाजन और वॉन विली ब्रांड फैक्टर ये एक्सपोज हो जाते हैं, किसका, एंडोथेलियम का. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि प्रोस्टासाइक्लिन का कम सिक्रीशन होगा क्योंकि यहाँ तो डैमेज हो गया है. तो अब प्लेटलेट्स यहाँ पर आके क्या करेंगे, इस कोलाजन और वॉन विली ब्रांड फैक्टर से एडहेयर कर जाएंगे. कैसे एडहेयर करेंगे, कोलाजन से GP1A रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, ये प्लेटलेट्स है, और GP1B वॉन विली ब्रांड फैक्टर से, जिसको हम बोलते हैं एडहेशन ऑफ प्लेटलेट्स टू द डैमेज्ड वेसल वॉल. यहाँ पर आके एडहेयर कर गए, जुड़ गए. इसी से क्या होता है, प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन हो गया. प्लेटलेट एक्टिवेट होगा तो बहुत सारे ग्रेन्यूल्स का रिलीज करता है, जैसे प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, ADP, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोक्सिन, A2, सेरोटोनिन, ये सब का रिलीज करता है. ये क्या करते हैं, और जो प्लेटलेट्स जो सर्कुलेटिंग रहते हैं ना, जो यहाँ पर डैमेज वेसल्स वॉल के पास आते हैं, वहाँ पर उनको एक्टिवेट करके और ज़्यादा एग्रीगेशन में हेल्प करते हैं ये. ठीक है, एंड फाइनल स्टेज में क्या होता है कि प्लेटलेट्स में एक और इम्पॉर्टेंट ये रिसेप्टर होता है, ग्लाइकोप्रोटीन 2B 3A. ये देखिए ये वाला रिसेप्टर, इसको एक्टिवेट करते हैं. ये एक्टिवेट होने से क्या होता है, ये फाइब्रिनोजेन, सर्कुलेटिंग फाइब्रोजेन जो ब्लड में सर्कुलेट करता है, उससे बाइंड करके और क्या करता है, ये दूसरे प्लेटलेट से भी बाइंड करके क्रॉस लिंक बनाता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेना फॉर द प्लेटलेट एग्रीगेशन, और यहीं से प्लेटलेट एग्रीगेशन होना स्टार्ट हो जाता है. तो ये सिंपल सा प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन होता है. अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन और कैसे ड्रग एक्ट करते हैं. तो क्लासिफिकेशन में देखिए आप, एक तो होता है थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस इनहिबिटर, जो कि थ्रोम्बोक्सिन के सिंथेसिस होने से ही रोक दे, जिसमें एस्पिरिन आता है. एक होता है प्लेटलेट में CMP इन्हांसर होते हैं, जो कि एक्टिवेशन को रोकता है प्लेटलेट्स को, जिसमें डाइपेरिडामोल होता है. PTY12 रिसेप्टर ब्लॉकेज, जिसपे ADP आके बाइंड करता है. ये ड्रग हैं, इनका एक मैकेनिज्म हम आगे और पढ़ेंगे. और जो मैंने बताया था फाइनल स्टेप में GP2B 3A रिसेप्टर, इसको एंटेगोनिस्ट करके क्रॉस लिंकिंग रोकते हैं प्लेटलेट्स का, जिसमें ये सारे ड्रग आते हैं.
ठीक है। तो अब नेक्स्ट में अब इनका हम मैकेनिज्म देखते हैं कि ये कैसे एक्ट करते हैं। प्लेटलेट्स के अंदर देखना पड़ेगा कि प्लेटलेट्स के अंदर क्या क्या होता है। तो एस्पिरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए एस्पिरिन, ये देखिए प्लेटलेट्स बताया गया यहाँ पर। प्लेटलेट्स में जैसे ही एस्पिरिन, ये प्लेटलेट्स जो होता है वो प्लेटलेट्स जो एक्टिवेट होता है तो इसका मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स, जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो एरिकिडोनिक एसिड को रिलीज करती है। ये हम प्लेटलेट्स के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। ये एरिकिडोनिक एसिड्स क्या करते हैं कि ये एरिकिडोनिक एसिड्स जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन H2 का फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 एंजाइम, ठीक है। एक्टिवेट हुआ एरिकिडोनिक एसिड का, रिलीज हुआ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड ने जो कि कन्वर्ट हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन H2 बाय द हेल्प ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेज 1, जिसको COX-1 एंजाइम बोलते हैं, इससे बना, ठीक है। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन H2 जो होता है ये मेटाबोलाइज होके ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये आपका देखिए थ्रोम्बोक्सिन में हो जाता है। और थ्रोम्बोक्सिन जो होता है A2 ये रिलीज हो जाता है थ्रोम्बोक्सिन A2, और ये क्या करता है कि दूसरे प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है और एग्रीगेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो एस्पिरिन कहाँ पे एक्ट करता है, तो दिस एस्पिरिन मेनली एक्ट बाय मेनली इनहिबिटिंग दिस एंजाइम COX-1 एंजाइम। ये क्या करता है COX-1 एंजाइम को इनवर्सली, ये रिवर्सली नहीं बल्कि ये क्या करता है कि ऐसा ये इसको इनहिबिट करता है इरिवर्सिबली, और जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर से ये प्रोस्टाग्लैंडिन H2 नहीं बन पाएगा और थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बन पाएगा और ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोक देता है। क्लियर है। And now coming to the second group which mainly acts on the receptor PTY12, ठीक है। इसमें जो ड्रग आते हैं यहाँ पे मेनली ADP बाइंड करता है। इसमें जो ड्रग आते हैं मेनली क्लोपिटेग्रोल, टाइकाग्रोल एंड टाइक्लोपिडीन, प्रेसुग्रेल, ठीक है। तो ये ड्रग्स जो रहते हैं ये मेनली इस ये प्लेटलेट्स पे एक रिसेप्टर रहता है P2Y12, उस पर मेनली बाइंड करके इसको इनहिबिट करते हैं। तो देखिए जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जब प्लेटलेट एक्टिवेट होता है तो बहुत सारे ग्रेन्यूल्स को रिलीज करता है जिसमें ADP भी होता है, ठीक है। ADP होता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है, तो ADP आके यही बाइंड करता है, ठीक है। तो ADP देखिए यहाँ पर बाइंड करता है तो फिर क्या होता है ADP जब इस रिसेप्टर से बाइंड करता है तो ये एक्टिवेट करता है किसको, एक्सप्रेशन जो होता है जो हम लोग ने ग्लाइकोप्रोटीन 2nd B एंड 3rd A होता है इसके एक्सप्रेशन को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होकर एक्सप्रेशन इंक्रीज होता है जो कि फाइब्रोनोजिन से बाइंड कर दूसरे प्लेटलेट से बाइंड कर ये क्रॉस लिंकिंग का फॉर्मेशन यानी प्लेटलेट एग्रीगेशन को बढ़ाता है। जब ADP यहाँ से बाइंड किया, इसने इस रिसेप्टर के एक्सप्रेशन को इंक्रीज किया, एक्टिवेट किया, फाइब्रोनोजिन बाइंड किया और यहाँ पर एक्सप्रेशन इनका प्लेटलेट का क्रॉस लिंकिंग होने लगा यानी एग्रीगेशन इंक्रीज होने लगा। तो दीज ड्रग्स मेनली inhibit this receptor. They are the antagonist of PTY12 receptor and they inhibit the binding of ADP to the PTY12 and thus inhibits the platelet activation of these receptors and thus inhibit the platelet aggregation. इस तरह ये लोग क्या करते हैं प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनहिबिट कर देते हैं। तो सेकंड ग्रुप सिंपल सा है कि इसको बाइंड करके और इसके एक्सप्रेशन को रोक के करते हैं। नाउ कमिंग टू दी थर्ड ग्रुप जो कि मेनली यहाँ पर एक्ट करता है GP 2nd B 3rd A रिसेप्टर पे मेनली इनका एंटागोनिस्ट होता है। इस पर जो ड्रग आता है सिक्सीमैब, इप्टिफिबैटिराइड एंड टायरोफिबैन, ये ड्रग्स आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये कैसे एक्ट करते हैं, ये मेनली क्या करते हैं कि इस ग्लाइकोप्रोटीन 2nd B 3rd A रिसेप्टर होता है इससे आके बाइंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है फाइब्रिनोजेन यहाँ बाइंड नहीं कर पाएगा और फिर क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगा यानी कि प्लेटलेट का एग्रीगेशन जो होता है वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है कि ये GP 2nd B 3rd A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, इस पर बाइंड करके और इसको बाइंड होने से फाइब्रिनोजेन को बाइंड होने से रोकते हैं और इनके एक्शन को रोक देते हैं, ठीक है। इसमें जो ड्रग रहते हैं ये मेनली इस ग्रुप में ये इंट्रावेनसली देते हैं, मतलब पैरेंटली मेनली देते हैं, ओरली ड्रग को नहीं देते हैं हम, ठीक है। IV इंजेक्शन से इनको मेनली हम लोग देते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू दी फोर्थ ग्रुप, लास्ट ग्रुप ऑफ द ड्रग, जिसमें जो मेन ड्रग जो रहता है वो इसमें आता है जो हमें पढ़ना है डाइपिरिडामोल आता है, साइलोस्ट्रेजोल आता है, ठीक है। तो ये मेनली क्या करते हैं प्लेटलेट्स में एक एंजाइम होता है फॉस्फोडाइस्ट्रेज, इसको इनहिबिट करता है, जो कि क्या करता है ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज जो रहता है ये CMP को ब्रेक करता है, साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट को ब्रेक करता है AMP में, ठीक है। तो ये डाइपिरिडामोल जो रहता है ये मेनली फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करता है
जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो साइक्लिक एएमपी जो होता है प्लेटलेट्स में ये इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से इसमें कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ही कम हो जाता है प्लेटलेट्स में। और इस तरह से ये इनडायरेक्टली ये भी प्रोस्टासाइक्लिन जो कि हम जानते हैं कि प्लेटलेट के एक्टिवेशन को रोकता है, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो प्लेटलेट्स होता है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है। और जानते हैं कि प्लेटलेट एक्टिवेट नहीं होगा तो फिर प्लेटलेट जब एक्टिवेट नहीं होगा तो फिर एग्रीगेशन भी नहीं हो पाएगा इनका। ठीक है, तो देखिए ये इतने ग्रुप हमें बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट वाला जो एस्पिरिन होता है वो कॉक्स-1 एंजाइम से बाइंड करके थ्रोम्बोक्सिन A2 को रोकता है, जिसको हम थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेसिस इनहिबिटर्स भी बोलते हैं। सेकंड ग्रुप PTY12 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है जो कि ADP को बाइंड होने से रोकता है और यहाँ पर इसको रिलीज होने से एक्टिवेट होने से एक्सप्रेशन को रोकता है और फाइब्रिनोजन से बाइंड होने से रोक के और एग्रीगेशन को रोकता है। थर्ड ग्रुप इन्हीं का ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड भी थर्ड एंटागोनिस्ट होता है जो कि क्रॉस लिंकिंग को रोकता है और प्लेटलेट एग्रीगेशन को यानी क्लॉट फॉर्मेशन होने से रोकता है। द फोर्थ ग्रुप फॉस्फोडाइस्टेरेज को इनहिबिट करके CMP का लेवल बढ़ा के और इसके एक्टिवेशन को रोकता है। देखिए इन सारे ड्रग में एक चीज़ ये रहता है कि जितने भी ड्रग्स हैं इन सबका एक मेनली कॉमन साइड इफेक्ट्स ये रहता है कि ये सारे ड्रग्स जो रहते हैं इनमें ब्लीडिंग का चांसेस रहता है। मतलब ये एंटी कोगुलेंट ड्रग है, मतलब कि एंटीप्लेटलेट्स ड्रग है, क्लॉटिंग होने से रोक रहे हैं, तो जिसकी वजह से ब्लीडिंग सब में क्या होता है, कॉमन रहता है कि जैसे कहीं पे भी थोड़ा सा कट लग गया या नोज से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, वो नहीं रुक पाता है। ठीक है, तो दीज आर द मेनली साइड इफेक्ट्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर हम इसको फ्लो चार्ट्स वे में देखना चाहें तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, डैमेज टू दी इस वास्कुलर एंडोथेलियम में डैमेज होता है जिसकी वजह से कोलाजन एंड वॉन विलिवेंट फैक्टर्स उससे क्या करते हैं, एक्सपोज्ड हो जाते हैं, जो कि प्लेटलेट्स का ये GP1A एंड GP1B आके बाइंड करता है, जिसको हम एडिशन ऑफ प्लेटलेट्स बोलते हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट एक्टिवेट हो गए। अब ये बहुत सारे ग्रेनुल्स रिलीज करता है और इसका मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड जो रहता है वो अर्कोडेनिक एसिड जनरेशन करता है जो कि कॉक्स-1 एंजाइम से क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2, और यहीं पर अपना एस्पिरिन जो होता है वो मेनली एक्ट करता है। ठीक है, और प्लेटलेट एक्टिवेट होता है तो ग्रेनुल्स कब रिलीज करता है, ADP। जो ADP क्या करता है, PTY12 रिसेप्टर से बाइंड करके और एक्सप्रेशन जो रहता है इस रिसेप्टर का इंक्रीज कर देता है, तो PTY12 रिसेप्टर ब्लॉकर्स मेनली यहाँ एक्ट करते हैं। फिर एक्सप्रेशन इनका इंक्रीज होता है तो यहाँ पर फाइब्रिनोजेन एंड वॉन विलिवेंट फैक्टर फिर यहाँ बाइंड करके और क्रॉस लिंकिंग फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर हमारा थर्ड ग्रुप एक्ट करता है और प्लेटलेट एग्रीगेशन को इस तरह से ये लोग लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा है ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अगर आप इस चार्ट को बना लेते हो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इनका यूज देखिए, तो मेनली ये क्या करते हैं कि थ्रोम्बोसिस जो होता है, क्लॉट फॉर्मेशन एंड जो ब्लॉकेज होता है उसको रोकने के लिए मेनली आर्टरीज में यूज करते हैं और हेमरेज को भी रोक देते, मतलब ब्लड फ्लो को भी कम कर देते हैं। तो मेनली ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज में मेनली चांसेस रहता है हार्ट अटैक होने का, तो उसमें लो डोज एस्पिरिन जैसे 75 to 150 mg यूज करते हैं, जो कि स्ट्रोक, डेथ एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो रहता है इसमें डेथ होने का चांसेस को कम कर देता है। ठीक है, और अगर हम बात करें एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में, जैसे इसमें आता है अनस्टेबल एंजाइना आता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन आता है, तो इसमें जनरली ड्यूअल प्लेटलेट एंटीप्लेटलेट थेरेपी, मतलब दो ड्रग यूज करते हैं एंटीप्लेट्स का, एक तो एस्पिरिन रखते हैं और साथ में क्लोपिडेग्रोल या फिर प्रेसोग्रल जो भी कोई भी हो सकता है इसमें यूज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। और अगर मान लीजिए किसी को आर्टिफिशियल हार्ट वल्व्स लगा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर भी ज़्यादातर चांसेस रहता है थ्रोम्बोसिस, क्लॉट फॉर्मेशन का और ब्लॉकेज होने का, तो उस केस में भी हम क्या करते हैं कि एस्पिरिन और उसके साथ कोई एंटीकोगुलेंट ड्रग जैसे वारफरिन भी यूज करके उनको बचाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, लॉन्ग आंसर टाइप में भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा, क्लासिफिकेशन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, थैंक यू।